नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान। मैं आज न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष एक महत्वपूर्ण ज्ञान का साधन माना गया है। यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसको ज्येष्ठ प्रमाण भी कहा गया है। प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए बताया गया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय ज्ञान का विषय और इंद्रिय और ज्ञान के विषय में संपर्क होना आवश्यक है। इंद्रिय और विषय के इसी संपर्क को न्याय दर्शन में सन्निकर्ष कहा गया है। न्याय दर्शन में इस सन्निकर्ष की अवधारणा पर सूक्ष्मता और विस्तार से विचार किया गया है। सन्निकर्ष इंद्रिय और विषय के संपर्क को कहा गया है। जब कोई वस्तु ज्ञेय होती है तो उसके लिए हमें एक इंद्रिय की आवश्यकता होती है, और उन दोनों में जब संपर्क होता है तब ज्ञान होता है। वैसे प्रत्यक्ष को ज्ञान का कारण माना गया है और इंद्रिय को उस ज्ञान के साधन का कारण माना गया है, अर्थात प्रमुख साधन माना गया है। इस दृष्टि से इंद्रिय और विषय का संपर्क एक अवान्तर व्यापार है, अर्थात इंद्रिय और वस्तु में संपर्क एक मध्यस्थ व्यापार है, मध्यस्थ कार्य है। एक ऐसा कार्य है जो बीच में आता है, ऐसा संबंध है जो दोनों को जोड़ता है। जैसे माना जाए कि शिकार का मृत्यु का कारण गोली है, तो वहाँ बंदूक और गोली रहता है, लेकिन बीच में एक कार्य होता है, एक संबंध होता है कि गोली चलकर शिकार को लगती है। सन्निकर्ष की स्थिति कुछ इसी तरह की है। न्याय दर्शन में ज्ञेय वस्तुओं को 7 प्रकार का माना गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। ये अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं, इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार के संबंध की संकल्पना की गई है। इसीलिए अलग अलग संपर्क को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है और अलग नाम दिया गया। बाद में नव्य न्याय दार्शनिकों ने इस सन्निकर्ष की अवधारणा को और थोड़ा विस्तार दिया है। प्राचीन न्याय में सन्निकर्ष को 6 प्रकार का माना गया है। एक संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष
समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। नव्य न्यायिक इसमें विस्तार करते हुए इन 6 प्रकार के सन्निकर्षों को लौकिक सन्निकर्ष मान लेते हैं और कुछ अलौकिक सन्निकर्ष को जोड़ते हैं। उनके अनुसार अलौकिक सन्निकर्ष वैसा सन्निकर्ष है जिसमें इंद्रिय अलौकिक ढंग से अपना विस्तार करती है, या एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के कार्य को भी अपने हाथ में ले लेती है, या अपना विस्तार करके वो दूसरी इंद्रिय का भी कार्य करने लगती है। यह अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है: सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष, योगज सन्निकर्ष। अब एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं। संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष वैसे सन्निकर्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय और ज्ञेय वस्तु का संयोग होता है। संयोग बाह्य संबंध को कहा जाता है। यह बता दें कि न्याय दर्शन में संबंध 2 प्रकार का माना गया है, एक संयोग और दूसरा समवाय। जब 2 वस्तुओं में इस प्रकार का संबंध होता है कि दोनों वस्तुएं अलग अलग स्वतंत्र हों और आपस में संबंधित हों, दोनों वस्तुएं इस तरह से संबंधित हों कि वे अलग भी हो सके, अर्थात यह संबंध युक्त सिद्ध है, अस्थायी है या अनित्य है। यह संबंध बाह्य संबंध कहलाता है। इस संबंध से जब इंद्रिय और ज्ञान के विषय जुड़ते हैं तो इसको सन्निकर्ष संबंध कहा जाता है। इंद्रिय से द्रव्य का संबंध सन्निकर्ष संबंध का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए हम घड़ा देखते हैं, घट दर्शन करते हैं, तो घड़ा एक स्वतंत्र वस्तु है और इंद्रिय एक स्वतंत्र वस्तु है। दोनों में संबंध होता है, परंतु यह संबंध हमेशा के लिए नहीं होता है। यह संबंध उस तरह का संबंध नहीं है जो अवयव और अवयवी का संबंध है, पूर्ण और अंश का संबंध है। ये संबंध 2 स्वतंत्र वस्तुओं का संबंध है, 2 स्वतंत्र तथ्यों का संबंध है, जिसमें दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो घड़ा, आँख से घड़ा को देखना यह संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण है। सन्निकर्ष का दूसरा रूप है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष वैसे सन्निकर्ष को कहा जाता है जिसमें हम जिस वस्तु को देखते हैं उसमें निहित गुण भी देख लेते हैं, या किसी इंद्रिय के माध्यम से जब एक विषय को
का दर्शन होता है या एक विषय को देखा जाता है या सुना जाता है या सूंघा जाता है, तो उसमें निहित जो समवायी होता है, जो उसका अवयव होता है या जो उस पर आधारित गुण होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे देखने के उदाहरण में जब हम द्रव्य को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि गुण और कर्म द्रव्य में समवाय रूप से निहित रहते हैं या अंश अंशी के रूप में वर्तमान रहते हैं, अवयव और अवयवी के रूप में वर्तमान रहते हैं। जब हम घड़ा देखते हैं तो उसके साथ ही साथ हम उसका रंग भी देखते हैं। यह रंग उस घड़े का समवाय है। तो यहाँ संयोग संबंध बनता है और संयोग संबंध में जो समवाय होता है वो भी सम्मिलित होता है। इसलिए ये एक अलग प्रकार का संबंध हो जाता है जिसे संयुक्त समवाय संबंध कहा जाता है। सन्निकर्ष का एक तीसरा रूप है समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष वैसे संबंध को कहा जाता है जिसमें हम ज्ञान के विषय को जानते हैं, को इंद्रिय से संबंधित पाते हैं और ज्ञान में के विषय में समवाय के रूप में सम्मिलित गुण को देखते हैं और उस गुण के में निहित उसके जाति गुण को देखते हैं। मतलब हम एक पदार्थ को देखते हैं और उस पदार्थ में समवाय रूप में निहित विषय को देखते हैं और उस समवाय के भी समवाय को देखते हैं। उदाहरण के लिए जब हम द्रव्य को देखते हैं तो द्रव्य में गुण रहता है और गुण का सामान्य भी रहता है। जैसे हम घड़ा को देखते हैं तो घड़ा में समवाय रूप से उसका लाल रंग रहता है और लाल रंग में लाली या लाल सामान्य उस लाल रंग में सामान्य के रूप में रहता है। अर्थात लालिमा समवेत समवाय है और यह द्रव्य और इंद्रिय के संयोग होने से, संयुक्त होने से प्राप्त होता है। इसमें हम ज्ञान का विषय समवेत समवाय हो जाता है और यह संयोग से प्राप्त होता है। संयुक्त रूप से इंद्रिय और वस्तु के संपर्क होने से, द्रव्य के संपर्क होने से प्राप्त होता है। इसलिए इस सन्निकर्ष को संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। सन्निकर्ष का चौथा प्रकार समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। समवाय सन्निकर्ष वैसे सन्निकर्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय और जानने की वस्तु में समवाय संपर्क पाया जाता है, समवाय संबंध पाया जाता है। हमारे इंद्रिय में कर्ण का उदाहरण है, कान का उदाहरण है। कान या कर्ण इंद्रिय आकाश का रूप माना जाता है। हमारे कान में जो जगह है या कर्णेंद्रिय है वो आकाश
का रूप है और शब्द आकाश का समवाय है, अंश है। इसलिए जब हम शब्द को सुनते हैं तो उसमें संयोग नहीं होता है, बल्कि हम कर्णेंद्रिय में आकाश के गुण को ही महसूस करते हैं, आकाश के अंश को ही महसूस करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जो अंश अंशी संबंध है, अवयव अवयवी संबंध है। आकाश एक ये है, अवयवी है, और शब्द उसका अवयव है या शब्द उसका गुण है। इस विशेष प्रकार के संबंध को समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। पांचवी स्थिति बनती है समवेत समवाय सन्निकर्ष की। समवेत समवाय सन्निकर्ष वैसे सन्निकर्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय और वस्तु समवाय के रूप में संबंधित होते हैं और उसका समवाय ज्ञान का विषय होता है। जैसे हम शब्द सुनते हैं तो शब्द में हमारी कर्णेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय आकाश का रूप है, शब्द उसका समवाय है। लेकिन जब हम शब्दत्व के बारे में जानना चाहते हैं, शब्द जाति के बारे में जानना चाहते हैं और श्रवणेंद्रिय के माध्यम से जब शब्दत्व का ज्ञान होता है तो वैसे में हमें यह ज्ञान समवेत समवाय के सन्निकर्ष के माध्यम से प्राप्त होता है। हमारी इंद्रिय शब्द से संबंधित होती है और शब्द के माध्यम से वह शब्दत्व को जानती है। यह समवेत समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के तत्वमीमांसा को स्वीकार करता है। वह अभाव को भी एक ज्ञेय पदार्थ मानता है, एक अभिधेय पदार्थ मानता है, एक ऐसा पदार्थ मानता है जिसको जाना जा सकता है और जिसको नाम दिया जा सकता है। न्याय दर्शन के अनुसार अभाव को भी हम प्रत्यक्ष से ही जानते हैं। हमें कमरे में घड़े का अभाव होता है, का पता चलता है। तो यहाँ दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक कमरा है और उसका विशेषण है घड़ा। ने ऐसा कमरा जिसमें एक घड़ा है तो वह घड़ा विशेषण हुआ। अब अगर कमरे में घड़ा नहीं है तो यह घटाभाव है। घटाभाव का दर्शन या देखना एक विशेष प्रकार से होता है। हम घट के विशेषण के रूप में कमरे का निरीक्षण करते हैं। कमरे के फर्श और इंद्रिय का संपर्क, आँख का संपर्क एक इंद्रिय और घट के विशेषण के रूप में होता है और वहाँ घट नहीं पाया जाता है। इसमें विशेष्य को भी
हम समझ लेते हैं। तो यह संबंध एक विलक्षण संबंध है। जैसे टेबल पर किताब रहती है, किताब पर टेबल पर किताब नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो हम टेबल का निरीक्षण करते हैं किताब के आधार के रूप में, किताब के विशेषण के रूप में, और तब हमें ज्ञात होता है कि यहाँ किताब नहीं है। यह संपर्क विशेष विशेषण भाव से होता है। न्याय दर्शन अभाव को इसी रूप में देखता है। इस सन्निकर्ष को विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष कहते हैं। नव्य न्यायिकों ने इनके अलावा कुछ अलौकिक सन्निकर्ष भी बताए। उनके अनुसार इंद्रिय में ये गुण है, यह अलौकिकता है कि वह अपनी सीमा को पार करती है। वह एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय तक पहुंचने की क्षमता रखती है। इस गुण के कारण एक इंद्रिय जब दूसरे इंद्रिय के ज्ञान के विषय को अपने संपर्क में ले लेती है और तब ज्ञान देती है, तो इस तरह के संपर्क को अलौकिक संपर्क कहा जाता है। यह सामान्य संपर्क नहीं है, बल्कि विलक्षण संपर्क है। यह संपर्क सन्निकर्ष 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष वैसे सन्निकर्ष को कहा जाता है जिसमें हम किसी विशेष वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, एक गाय को देखकर हम गोत्व के बारे में समझ जाते हैं। इसमें गोत्व को समझने की क्षमता विलक्षण है। इंद्रिय ने अपनी सीमा का विस्तार किया है, देखने की क्षमता में सीमा का विस्तार हुआ है, और हम समझ जाते हैं कि अन्य गायें भी इसी तरह की होती हैं। अर्थात सामान्य जो तत्व होता है, जो पदार्थ होता है, उसका भी दर्शन हम इसमें करने लगते हैं और यह समझ जाते हैं कि अन्य गायें भी इसी तरह की होती हैं। सामान्य दृश्य नहीं है, परंतु हम गाय को देखकर, इंद्रिय और गाय के संपर्क से गाय सामान्य या गो जाति का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रिय के गोत्व के साथ संपर्क को सामान्य लक्षण के साथ संपर्क माना गया है और इस संपर्क को सामान्य लक्षण सन्निकर्ष कहा गया है। अलौकिक सन्निकर्ष का दूसरा प्रकार है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष वैसे सन्निकर्ष को कहा जाता है जिसमें एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य भी कर लेती है। जैसे हम हरी घास को देखकर समझ जाते हैं कि यह मुलायम होगा। इमली को देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है, हमारे जिह्वा के उपांग सक्रिय हो जाते हैं, लार आने लगता है। इसी तरह बर्फ को देखकर हमें ठंडक की अनुभूति होती है। यहाँ
दूभ के उदाहरण में आँख ने स्पर्श इंद्रिय का काम भी कर दिया। इमली के उदाहरण में आँख ने जिह्वा के उदाहरण रसना के इंद्रिय का भी काम कर दिया, और बर्फ के उदाहरण में भी हमें आँख ने ही स्पर्श इंद्रिय का काम कर दी। अर्थात हमें एक इंद्रिय के माध्यम से दूसरे इंद्रिय के विषय वस्तु का ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को हम लोग ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से प्राप्त करते हैं, ऐसा नैयायिक मानते हैं। अलौकिक सन्निकर्ष का तीसरा प्रकार है योगज सन्निकर्ष। योगज सन्निकर्ष वैसे सन्निकर्ष को कहा जाता है जिसमें योगी किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि योग साधना से योगी अपने इंद्रियों की क्षमता में विकास कर लेता है। उसके लिए देश और काल की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वह सुदूर की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख सकता है। वह भूतकाल के शब्दों को सुन सकता है। वह भविष्य की घटनाओं को समझ सकता है। इस तरह के इंद्रिय सन्निकर्ष को योगज सन्निकर्ष कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय और वस्तु के संपर्क पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। यह अत्यंत सूक्ष्म विचार है, परंतु यह देखा गया है कि हर विचार अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। प्राचीन न्यायिकों ने लौकिक सन्निकर्ष की व्याख्या की है। वह कमोबेश विद्वानों को स्वीकार्य है, परंतु नव्य न्याय में अलौकिक सन्निकर्ष की व्याख्या पर कुछ आपत्तियां उठाई जाती हैं। जैसे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह संयुक्त समवाय से या संयुक्त समवेत समवाय से जाना जा सकता है, या शब्द जाति को जानना है तो समवाय सन्निकर्ष से जाना जा सकता है। इस दृष्टि से यह अनावश्यक विस्तार है। इसी तरह ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में हम जब एक इंद्रिय से दूसरी वस्तु को जानते हैं तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। एक कि हमको उनके बीच का एक व्याप्ति संबंध मालूम हो, कार्यकारण संबंध मालूम हो, तो यह अनुमिति हो जाता है। और नहीं तो हमने भविष्य में उसका अनुभव किया हो और उसके संस्कार हमारे मन में हों और देखने के बाद वो संस्कार सक्रिय हो गए हों, तो यह स्मृति होगा। ऐसे में इसको सामान्य ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मानना
तार्किक नहीं है। लेकिन नव्य न्यायिक यह तर्क देते हैं कि यह अनुमान की प्रक्रिया नहीं है, यह स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, यह बहुत ही तीव्र गति से होती है, यह इसमें व्याप्ति नहीं है, इसमें स्मृति नहीं है, बल्कि यह इंद्रिय सन्निकर्ष से ही होता है। इसके समकक्ष पाश्चात्य दर्शन में इंट्यूशन शब्द मिलता है, जिसमें व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली किसी चीज को समझ पाता है। संभवतः ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष नव्य न्यायिकों की दृष्टि में कोई वैसी ही स्थिति है। योगज प्रत्यक्ष के बारे में आपत्ति उठाई जाती है कि योगज प्रत्यक्ष को अगर हम सन्निकर्ष की श्रेणी में रखेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान परिभाषा प्रासंगिक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इंद्रिय और सन्निकर्ष नहीं होता है। इसी तरह योगज प्रत्यक्ष को मानने से न्याय के वस्तुवादी अवधारणा भी खंडित होती है तथा योगी को अगर सर्वज्ञ मान लिया जाता है तो फिर ईश्वर से समकक्षता प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। इन सारे दोषों के बावजूद न्याय दर्शन का सन्निकर्ष विचार तार्किक और विस्तृत है, जो प्रत्यक्ष की व्याख्या करने में सक्षम है। नमस्कार।